नमस्कार, मैं हूं क्रिया दोषी, एंटरप्रेन्योर एंड अविजर। आज मैं आई हूं बोनारो ब्रांड पंडित के स्टूडियो पे, जहां पे हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जिनको टेक्सटाइल में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, पर साथ साथ में वो अपने निजी जीवन में बहुत सारे ऐसे सामाजिक काम करते हैं जो मुझे और आपको जानने चाहिए। आज मैं बात कर रही हूँ मिस्टर अरुण जी पटोडिया, जो टेक्सटाइल में तो बहुत बरसों से काम कर ही रहे हैं, और साथ साथ में उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो मुझे और आपको जानने चाहिए। एंड दिस वीडियो इज पावर्ड बाय वस्त्र एंड मीडिया पार्टनर टेक्सटाइल वर्ल्ड। हेलो अरुण जी, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन द शो। नमस्कार मैडम, जय गौ माता जय गोपाल। बताइए सर, आप हमें आपके टेक्सटाइल का जो करियर है, आपने कैसे शुरू किया, कहां से शुरू किया, उसके बारे में कुछ बताइए, आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के नवलगढ़ कस्बे में पैदा हुआ हूँ। मेरी मातृभूमि रही है। वहां पर मैं जब 10 साल का था तब से मैंने काम करना शुरू किया। अच्छा। हमारे यहाँ पर एक ओढ़ना आता है, तो वो ओढ़ना हमारे लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर वो लोग क्या है कि हमारे से लेने आते थे, तो मैं उनके साथ हमारे नीलगढ़ और जो छिपा जो होते हैं जो बनाते हैं उनको मैं दिलाने के लिए जाता था। अच्छा। स्कूल से 5 बजे आने के पश्चात मैं उनको दिलाता था, तब हमारे को एक ओढ़ने के पीछे 6 पैसे मिलते थे और शाम तक मैं उनके साथ घूम के 70-80-100 रुपए कमा लेता था। क्या बात है। वहां से मेरी ये शुरुआत टेक्सटाइल से हुई है। मेरे पिताजी का साया मेरे साथ से उठ गया था। वो मैं जब छोटा ही था तब वो 19 साल की उम्र में ही देवलोक मतलब क्या है कि स्वर्ग सिधार गए थे। अब मैं 17 साल की उम्र से बीकॉम करने के पश्चात बालोतरा, एक जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में गांव है, वहां पर क्या है कि मैं पोपलिंग का काम शुरू किया था। वहां मैंने 18 साल की उम्र में एक स्मॉल स्केल के अंतर्गत एक छोटी फैक्ट्री पेटीकोट की लगाई थी। अच्छा। और 13 साल तक मैं वहां पर वो फैक्ट्री को चलाया और मैं बालोतरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का 11 साल कंटिन्यू और मैं प्रेसिडेंट रहा हूं। क्या बात है। और मैं जिस समय वहां रहता था उस समय बीकॉम ग्रेजुएशन किया हुआ बहुत कम लोग बाड़मेर में बालोतरा में थे, तो मुझे उसका अचीवमेंट मिला और मेरे पिताजी की मुझ पर कृपा रही और मैं तब से ही साथ में गौ सेवा करता था। मुझे स्कूटर चलाने का शौक था। एक बार एक निर्मल ट्रांसपोर्ट की गाड़ी ने एक सांड देवता को क्या कि टक्कर मार के और उसका पैर काट दिया था। मैं उधर से गुजर रहा था, बरसात का समय था। फिर उस सांड को मैंने अपने यहाँ फैक्ट्री में मेरे नसीब में हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं उसको साथ में रखता था फैक्ट्री में और वो वहीं रहा। उसके कारण मेरी फैक्ट्री का नाम भी खोदा की फैक्ट्री पड़ा। मतलब सांड को मारवाड़ी में खोदा कहते हैं। अच्छा। तो उसका नाम भी खोदा की फैक्ट्री पड़ गया और वहां से मैंने क्या है कि काम शुरू किया। वहां पर रहा मैं। 25 साल में मेरी शादी हो गई थी। बच्चे मेरी माताजी के पास रहे नवलगढ़। तत्पश्चात 1993 में मैं यहाँ आया था सूरत किसी शादी फंक्शन में। तो मैंने यहाँ पर ये सिल्क सिटी मार्केट में ये 2 दुकानें ली थी, बहुत सस्ती मिल गई थी। फिर वहां से शुरुआत में फिर सोचा कि आगे काम आ जाएगी। बहनों की शादी हुई, मेरी शादी हुई, छोटे भाई की शादी 97 में सूरत आने के पश्चात किया और 97 के बाद में करीबन 2000 में बच्चों को लेकर मैं सूरत आया था। तो सर, अभी 97 से आपने सूरत में आपका कारोबार आगे बढ़ाया है, तो 97 से आज 2022 तक आपने जो टेक्सटाइल में तरक्की की है, आप हमें उसके बारे में बताइए कि आपने क्या क्या किया, कैसे किया, स्टार्टिंग में कहां से शुरुआत की, किस कपड़े से शुरुआत की और आप आगे कैसे बढ़े। देखो मैडम, ऐसा है कि मेरी शुरुआत मेरी जिंदगी हमेशा संघर्षशील रही है और संघर्ष से लड़ना मेरी एक नेचर है कि मैं क्या है कि हर बीच किसी भी कठिनाई को सामना करने की मेरी आदत सी है। और मैं हमेशा मेरी ईमानदारी, सत्यता और नियत के ऊपर मैंने हमेशा काम किया है। मैं कभी भी आज दिन तक किसी से एक पैसा हराम का मैंने नहीं कमाया है, मतलब एक पैसे की चीटिंग नहीं की है। यहां तक कि मेरे पिताजी जो मुझे छोड़ के गए थे उसमें भी मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि वो मेरा है, वो मैं उसके ऊपर भी मन नहीं चला। मैंने मेरी मेहनत के ऊपर और रखा। 97 में मैं जब आया था तो मेरे साथ मेरा एक मित्र था कैलाश हकीम। अच्छा। हम यहाँ पर खुद खाना बनाया करते थे। वो रोटी मैं आटा लगाता था, वो क्या है कि सब्जी काटता था और मेरे जीवन यहाँ भी
आड़त के माध्यम से शुरू हुआ। मैंने यहाँ पर खूब मेहनत की है। रात को 3 बजे जाने का काम मेरा ही था। 2010-12 तक सिल्क सिटी मार्केट के बाद मेरा एक ऑटो खड़ा रहता था और मैं रात को 3 बजे 100 गांठ पैक करा के ही जाता था। उसके पश्चात जब मेरा क्या है कि 2014-15 में करीब करीब मेरा मन संतुष्ट हो गया कि मैं क्या है कि खूब व्यापार कर लिया, बच्चे व्यापार में आने लग गए थे, फिर एक छोटा सा प्रोसेस हाउस हो गया था, तो फिर मैं धीरे धीरे यहाँ भी खूब समाज सेवा में लगा। एक मैंने क्या है कि बालोद ये पर्वत पाटिया में एक छाड़ो करके एक संस्था है, वहां पर मुझे एक हॉस्पिटल के निर्माण में थोड़ा सहयोग देने का, मतलब मेरे श्रम सहयोग, मेरे शारीरिक सहयोग बढ़ाने में, उसमें मैंने पूरा 4 साल लगाया। गौ सेवा के अंदर मेरी खूब रुचि है और गाय माता के प्रति मैं कर तो कुछ नहीं सकता, पर मेरी लागणी है, मेरे अंदर से आत्मा है कि गाय माता है तो सब कुछ है, पृथ्वी है, गाय माता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ भी 8-10 गौशालाओं में जाता हूँ और अब तो क्या है कि मेरे बच्चे हैं 3, वो तीनों बच्चे ही संभाल लेते हैं व्यापार का काम सारा। मैं करीब करीब फ्री हो गया हूँ और ये मुझे भगवान की अच्छी कृपा है मेरे पे कि जितना संघर्ष मुझे पहले करना पड़ा, उस संघर्ष से मुझे अब थोड़ी सी निजात मिल गई बच्चों की वजह से। और अब मैं क्या है कि सुबह से लेकर शाम तक गौशालाओं में, और ये क्या है कि इसी में चलता रहता हूँ। सुबह से मेरी दिनचर्या ही शुरू होती है, तब से ही मैं क्या है कि व्यापार के बारे में सोचना कम कर दिया हूँ और मैं मेरे क्या है कि मेरे आगे के भविष्य के बारे में, अब यहाँ का तो बहुत कर दिया मैडम, अब तो जाना है, इस दुनिया से तो जाना ही पड़ेगा। सही है। अब आगे के लिए कुछ ले जाऊं। अब यहाँ जितना कमाऊंगा वो तो बच्चे रख लेंगे, वो मेरे साथ नहीं जाने वाला, और यहाँ तक कि मेरा शरीर भी मेरे साथ नहीं जाएगा, वो भी यही जो जिसको 24 घंटे मैं लेके चलता हूं वही मेरे साथ नहीं जाने वाला। तो अब मेरे साथ जाने वाली चीजों के प्रति मेरा थोड़ा झुकाव हुआ है। अच्छा। तो वो मैं अगर क्या है कि सुबह में शुरुआत मेरी, मैं कबूतरों के दाना से, इस तरह के कामों से करता हूं। 1.5-2 घंटे मुझे पता नहीं लगता कि कैसे निकल जाते हैं। मैं सुबह से वही काम मैं शुरू करता हूं, 1 बजे 12 बजे तक फ्री होता हूं घर पे। 1 बजे पहले खाना खा के 1 बजे फ्री होता हूं, फिर किसी न किसी गौ माता के दर्शन करने के लिए चला जाता हूं और इसी में सारा समय शाम तक पता ही नहीं चलता कि दिन पूरा कैसे हो गया। क्या बात है सर। सर आपका कोई ऐसा किस्सा गौ माता के साथ जो आप हमें बता सके, जिससे हमें और मेरे दर्शकों को ऐसा लगे कि उनको भी गौ माता के प्रति कुछ करना चाहिए। मैं तो आपसे इस बारे में तो मैं क्या है कि पूरा एक दिन भी अपने को बात करें तो बहुत कम होगी। मैं तो कहता हूं कि गाय माता के पास सब तरह की बीमारियों का इलाज है और गौ माता के गौमूत्र में, दूध में, घी में हजारों बीमारियों का इलाज है। अभी मैं तो क्या कराने वाला हूं, कराया तो परमात्मा नहीं है, पर हम लोगों ने क्या है कि एक कथा कराई थी। उस कथा में देवी जी आए थे, तो अपने यहाँ पर क्या है कि कुछ संस्कृतियां विलुप्त होती जा रही हैं और वो अपने लिए हावी होती जा रही हैं अपने ऊपर। जब तक अपनी संस्कृति अपने पे हावी हो जाएगी तो अपने सब कुछ भूल जाएंगे, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ चल जाएंगे। अभी अपने खान पान में, पहरान में, बोली में, सब में पाश्चात्य संस्कृति को, पाश्चात्य को अपने ऊपर हावी कर रहे हैं और ये बहुत गलत है। अब मैं मेरी बात पे आ रहा हूं जिसका आपने पूछा। वैसे तो ये बात बहुत आगे तक बढ़ेगी। जैसे वो देवी जी ने बताया कथा के अंतर्गत कि जींस नहीं पहनना चाहिए, टीकी लगानी चाहिए, ये टोपी लगानी चाहिए, अपने हिंदू हैं टोपी टीकी लगानी चाहिए, और उन्होंने क्या बताया कि चाय सबसे बुरी चीज है। तो उस कथा के माध्यम से 350 लोगों ने चाय का संकल्प लिया, चाय छोड़ दी। अच्छा। अब मैं आपको एक छोटी छोटी से 2-4 उपचार बताता हूं। एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि मैं कब्ज का गोली बनाता हूं। मेरे पास 350 गोली, 3500 गोली एक वीक में बनती है। क्या बात है। 15,000 गोली मैं बांटता हूं और वो मैं केवल सूरत में, थ्रू आउट इंडिया ये गोलियां मेरी प्रचलित है। हर जगह से फोन आते हैं और वो एक कब्ज की गोली आप रात में दूध के खाना खाने के पश्चात लेते हैं, दूसरे दिन आपको स्टूल एकदम साफ होगा और 15 दिन तक आप आधा गोली लें तो आपको कब्ज खत्म हो जाएगी। ऐसे ही मैं आपको क्या कि अभी शुगर चल रही है, हर व्यक्ति के क्या है कि करीब 100 में से
30-40 लोग कम से कम इफेक्टिव है शुगर से। अब अपने क्या करते हैं कि जैसे एलोपैथिक की गोली लिए और वो आराम कर गई और क्या कि फिर चले जाते हैं रूटीन में और पैसे के पीछे भग रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो शरीर से अपने को खोखला कर रही है। अपने जो देसी इलाज है, गौमाता के इलाज है, अगर वो करें तो क्या इससे निजात मिल जाएगी, जिंदगी भर के लिए निजात मिल जाएगी। और उसमें करना कुछ नहीं है। जैसे मैं अभी ऐसे बैठा हूं, मेरे को एक पोटा रखना है नीचे और उसमें थोड़ी पत्ती नीम की और थोड़ा ये अपने करेला, उसको क्या है कि पीस के और उसके नीचे रख दें और 15 मिनट मुझे ऐसे करना है, उसको गूंथना है गोबर को, और 15 मिनट बाद में मुझे अपने पैरों को धो लेना है। ठीक है ना? ऐसा 20 दिन करेंगे, शुगर खत्म। इससे शुगर खत्म हो जाएगा। आप करके देखिए। तो मेरी आवाज जहां तक सुन रहे हैं, उन लोगों को करना चाहिए। आपका क्या है कि जीवन सुधरेगा, आप खुद सुधरेंगे। ऐसे ही सुबह सुबह गौमूत्र लें, 20 ग्राम गौमूत्र लें। अरे आपको क्या है, वहां पर आपके बगल में गौ माता नहीं है तो रिफाइन लें। आजकल तो रिफाइन आता है, उसकी एक बोतल आती है, बोतल में 500 ग्राम की, 20 ग्राम गर्म पानी के साथ मिले, आपका शरीर वैसे ही शुद्ध हो जाएगा। कैंसर जैसे भी रोगों का इलाज गौमाता का गौमूत्र है। और दूध है, ये जो दूध अपने बाजार में जो ले रहे हैं वो सिंथेटिक दूध है। हो सके वहां तक गाय माता के दूध को पिए, उससे क्या आपकी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी। तो जब तक अपने से देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूं, और ये गाय माता को अपने को अपनाना पड़ेगा। क्यों? अब वो समय आएगा 10-5 साल बाद में, ये जितने भी प्लास्टिक है, ये देखो, ये प्लास्टिक, ये जितनी भी प्लास्टिक है, ये अपनी धरती को बंजर कर रही है। सही है। जहां भी प्लास्टिक पॉलीथीन जाती है ना, वो धरती बंजर हो जाती है, उस पर उपज नहीं होती। आज अपने यूरिया से अपनी धरती बंजर होती जा रही है ना। अपने उसके एक बार तो अपना उसके उत्पादन बढ़ा लेंगे, उससे 2 बार बढ़ा लेंगे, तीसरी बार चौथी बार वो जमीन है ना एकदम खत्म हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। और उसको वापस उगाने के लिए वही गौ माता का गोबर चाहिएगा। अच्छा, अगर आप गौ माता के गोबर से उसकी सिंचाई करेंगे तो वो क्या है, चीज भी एकदम सही रहेगी। और मतलब क्या है कि आपको यूरिया मुक्त आएगी, शरीर को भी सही करेगी। और जिसको अपने कहते हैं ऑर्गेनिक, वो ऑर्गेनिक भी रहेगी। और वो क्या है, जिंदगी भर वो उसमें 3 फसल ले सकते हैं। अगर गोबर से और गौमूत्र से अपने फसल करते हैं तो साल में 3 फसल ले सकते हैं। और ये यूरिया से करते हैं तो 1 फसल ही हाथ आती है, 1 फसल ही मिलती है। तो अपने को गौ माता को तो अपनाना ही पड़ेगा। अब जितने दिन ये अपने क्या है कि ये संस्कृति देखो, अभी सरकार भी कर रही है, खूब काम कर रही है इसके पीछे। और मैं तो कहता हूँ योगी जी तो खूब कर ही रहे हैं। ये तो अभी तक तो क्या है कि चाय वाले की सरकार चल रही है। जब हमारे गाय वाले की सरकार आएगी तो हमारे गाय वाले की भी सरकार आएगी। क्या चाय वाले की सरकार में जब इतना काम हो रहा है तो गाय वाले की सरकार में तो क्या पता कितना होगा। गाय का देखो दीदी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, गाय बहुत है ना, जो कुत्ते पालते हैं मुझे बहुत एलर्जी होती है। मैं देखता हूं तो मेरे खून से खलों उठता है। अरे कुत्ते क्या पालते हो, गाय पालो है। गाय पालोगे उसको क्या, एक गाय अपने मेरे साथ गौशाला चलो आप। कल मैं क्या है कि गौशाला गया था, कितनी मां मुझे प्यार करती है। आप देखो, एक 10 साल का बच्चा कितना प्यार करता है मेरे को, यहां से लेके यहां से प्यार करता है। और मेरे क्या है कि कितना बच्चे मां थी, वो गुजर गई, बछड़ा था, बछड़ी, हमने उसका नाम राधा दिया। अब गौशाला वाले सब उसको प्यार करते हैं। कल भी मैं गया था, मैं दूध पिला रहा था, वो मेरे पास बैठी थी, यहां से चाट रही थी, ऐसे। मेरे बच्चे ने भी चाटा, वो मुझे चाट रही थी, वो मुझे इतना प्यार दे रही थी, कितनी बड़ी बात है। तो मैंने तो सब कुछ पा लिया। और पैसे में कहां कुछ है, पैसे में कुछ नहीं है। सही है सर, पैसे में क्या है, कुछ नहीं है। और पैसे के बगैर सब कुछ है। अब आज मुझे पैसे से नहीं जानते, मेरे से पैसे वाले तो लाखों लोग होंगे सूरत में, लाखों इंडस्ट्री में, ये सूरत कपड़ा बाजार में। मुझे पैसे, मैं तो एकदम सिंपल आदमी हूं, स्लीपर पहन के घूमता हूं। और अभी भी मेरे पास कोई गाड़ी घोड़ा नहीं है, अभी भी मैं ऑटो में चलता हूं, ऑटो में आता हूं। पर आदमी की पहचान उसके कर्म, उसका पैसा नहीं है। आदमी की पहचान उसका कर्म है, उसकी स्वाभाविकता है, उसकी जो फेस टू माउथ है। अपने ईमानदारी नियत अपने साथ रखेंगे तो वही अपनी पहचान है।
और बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? सर आपने इतना सब बता दिया, बस अब मेरा आखिरी एक ही सवाल है कि आप अभी जो मुझे आपका एक संकल्प जो कल से आप शुरू करने वाले हैं रोटियों वाला, उसके बारे में आप मुझे कुछ बताइए ताकि मेरे दर्शक उसमें चाहे तो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। देखो मैं ऐसा कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे जी में एक विचार आया था। अभी हमारे गुरुजी हैं गौ माता के, भैरव उपासक है जगदीश जी शर्मा, वो अभी मेरे को 2 महीने पहले उनसे मिलने का, एक दिन पूरे उनके साथ रहने का मेरे को मौका मिला। मैं उस समय बहुत भाग्यशाली समझा अपने आप को। मेरा रोटी लेने का एक प्रकल्प है, गोग्रास। हर घर से, हर माता से मैं 4 रोटी लेना चाह रहा हूं, और वो 4 रोटी की शुरुआत में शायद हो जाएगा। मैं कल मीटिंग किया था, परसों मीटिंग किया था, मैं शायद ये 30 वाले दिन करने जा रहा हूं उसकी। तो मेरा क्या संकल्प है कि अपनी गाय माता को लोग कैसे अपनाएं, गाय माता के लिए लोग कैसे जाने। जो पहले आज के आपको मैडम मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, पहले घर को गोबर से लिपते थे। हाँ। रोजाना क्या है कि उसके क्या चौके ना, अपना जब चौका गैस नहीं होता था तो उसको ऊपर गोबर से लीपते थे, और गोबर से लीपने से शुद्ध हो जाता था घर, और बरकत होती थी। बरकत को समझ रहे हैं ना, मतलब बढ़ता था। और अपनी माँ बहनों को कहीं योगा में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब देखो कितना गंदा कल्चर चला है, एक तरफ तो योगा कर रहे हैं, दूसरी तरफ एसी चली हुई है। कहां से पसीना आएगा, कैसे योगा होगा? क्यों जा रहे हैं योगा में, क्या जरूरत है योगा करने की? घर पे अपने आटा पीस ले, पानी ले आवे, और घर पे क्या है कि झाड़ा पोछा कर लेते। उसके लिए तो वो बाई आती है ना, उसकी इतनी अपने पति से ज्यादा उसकी केयर करनी पड़ती है। और अगर वैसे पति जी कर ले तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़े। तो मैं मेरी बात पे आ रहा हूं कि जो मैं क्या करने जा रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। देखो वैसे जितने पैसे अपने गौ से, हम क्या चाहते हैं, घर घर से 2-2 4-4 रोटी गोग्रास की, पहली रोटी एकदम शुद्ध रोटी, जो अपने माँ बाप को, अपने भगवान को खिलानी हो वो रोटी। मैं तो इसको एक भगवान का प्रसाद भी कह रहा हूं कि आप अपने भगवान को, देवताओं को प्रसाद लगा रहे हैं। वो रोटी माता बहने अपनी बिल्डिंग के वॉचमैन के पास अपना एक, अपनी संस्था का एक बर्तन रहेगा, वो खुला रहेगा। वहां पर हमारी भिन्न भिन्न गौशालाओं के जो क्या है कि हमने व्यवस्था कर रखी है, वो टेम्पो वाले जाएंगे, वो अपनी गौशाला में ले जाएंगे। वहां पर गौशाला में 4-4 6-6 रोटी हर गाय माता को मिले, उसका हम बात वहां पर पहुंचा के उनको खिला के उनकी क्लिप लेके उन माता बहनों के पास भेजेंगे। तो इससे क्या होगा, माता बहनों को तो पता लगेगा कि हमारी गाय माता को रोटी जा रही है। अब हाई राइज बिल्डिंग होगी, उनकी भी प्रॉब्लम है, वो किसको दें? भाई लोग क्या है कि दुकान आ जाते हैं, और वो क्या है कि अगर थोड़ा ले भी दे तो इसमें क्या सब्जी का छिलन विलन ऐसा डाल देते हैं कि वो गाय के खाने के लायक नहीं होता है। फिर क्या है कि एक बुरी आदत और है, जल्दी से वो प्लास्टिक की थैली में डाल देते हैं। अब वो प्लास्टिक की थैली उसके सामने डाल देते हैं कि गाय को क्या है कि गाय तो खा जाएगी। जबकि आपको मैं आपके ख्याल से बता रहा हूं, गाय के कभी भी ऊपर के दांत नहीं होते हैं, और गाय किसी के भी किसी को खाती नहीं है। मां तो किसी का बुरा करती ही नहीं है, मां किसी का बुरा नहीं करती, वरना बच्चे बढ़ ही नहीं सके। चाहे वो जन्म देने वाली मां हो, चाहे वो गौ माता हो, चाहे वो गंगा माता हो, चाहे पृथ्वी माता हो। पृथ्वी माता अपना कितना ख्याल रखती है, 8 अरब की जनसंख्या को पूरा केला खिलाती पिलाती है। तो वो कभी क्या अपने उसको कुदेरते हैं ना, पर वो कभी गुस्से होती है क्या? नहीं होती है। और होती है तो भूकंप भी आता है, जब विनाश होता है तो भूकंप आता है। तो वैसे ही गौ माता क्या उसके दांत नहीं होते, वो कभी किसी को मारती नहीं है, वो किसी को कैसे अपना ही डर है, पर वो क्या अपने थैली डाल के आ जाते हैं। और फिर उनको देखें तो 50-50 किलो 100-100 किलो थैलियां मां से निकलती है। कितनी उनको व्यथा होती है, कितनी उनको पीड़ा होती है। मेरी बात समझिए, कितनी पीड़ा होती है। कितने अपने टाइम के लिए करने जाते हैं कि धर्म कर रहे हैं, उसको क्या गाय को रोटी दे रहे हैं, वो थैली से दे रहे हैं, और कर रहे हैं बुरा, कर बुरा रहे हैं। तो वो थैली वाला प्रचलन खत्म हो जाएगा इससे। सबसे बड़ी बात मुझे जो करने जानी है कि जो वो रोटी देने मां जाएगी तो उसके साथ उसका बच्चा जाएगा। मां क्या कर रही हो, मम्मी क्या कर रही हो, उसको पूछने पे वो बताएगी कि मैं रोटी देने जा रही हूं। उनको मेरे को ये सीख देनी है। हमारा क्या प्रकल्प है, हमारी संस्था का क्या प्रकल्प है कि बच्चों के अंदर ये जागृति आए कि गौ माता क्या होती है, गौ माता को क्यों खिलाया जाता है, गाय माता क्या करती है। वो अपने चीज सही रहेगी, वो मैं सब 50,000 घरों तक पहुंचा दूंगा।
तो मेरा पूर्ण हो जाएगा, मेरा ये सोच मेरी जो मैं गाय माता के लिए करना चाहता हूँ निष्पक्ष तौर से, वो मेरा पूर्ण हो जाएगा। और इसमें मेरी भगवान मदद करेंगे। मैं क्या करने वाला हूँ, करने वाला तो वही है। मैं मेरी मर्जी से एक पत्ता नहीं हिला सकता, उसकी मर्जी से सब कुछ होता है। तो आप भी कामना करिए कि मैं मेरे प्रकल्प में, और मैं क्या है कि उसमें अचीवमेंट कर लूं और मैं टारगेट को पूरा कर सकूं। जरूर सर, जरूर। आई बिलीव कि आप जो चाह रहे हो वो हो जाए। हर घर सूरत में आपको रोटी दे दे, हाँ। ताकि वो सारी रोटियां गौ माता तक पहुंच सके, और सारे बच्चों को भी पता चले कि गौ माता की तरफ उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन सर, आप जो भी काम कर रहे हो बहुत ही अच्छा है। एंड मैं और बोनारो ब्रांड पंडित चाहते हैं कि आप उसमें और आगे बढ़े, और हमारे एंड से हम जो भी कर सके वो आपके इस बड़े काम में छोटा सा योगदान हम दे सके। थैंक यू सो मच। आपसे बात करने में बहुत मजा आया, बहुत सारी अलग अलग चीजें जानी। टेक्सटाइल तो है ही जिसमें आप कुछ अलग ही लेवल पे हो, पर उसके साथ साथ में आप जो सामाजिक कार्य में आप काम कर रहे हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन है। थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरे साथ थे अरुण जी पटोडिया, जिनकी बातें सुन के एक चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगी कि पैसे तो है, पैसे तो कमाना जरूरी ही है, पर साथ साथ में आप जो कर्म करते हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने टेक्सटाइल में तो अपना नाम कर लिया, अपने काम को आगे बढ़ा लिया, पर साथ साथ में अब वो सामाजिक लेवल पे भी बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, गौ माता का काम कर रहे हैं। तो मैं भी चाहूंगी कि आप भी एक बार ऐसा कुछ चीज करने में सोचे, उनके जितने भी इनिशिएटिव है उसमें ट्राई कीजिए कि आप उसके ऊपर ध्यान दे, उसके ऊपर कुछ कर सके। उनके लिए प्रार्थना करेगी, वो जो भी करना चाहते हैं वो उसमें सफल हो जाए। दिस इज बोनारो ब्रांड पंडित। हमारे साथ थे अरुण जी पटोडिया, एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति जिन्होंने हमें बहुत सारे अलग अलग नुस्खे भी दिए हैं, और साथ साथ में उन्होंने हमें ये भी बताया है कि पैसे तो कमाने ही है, बट कर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो वेरी मच। दिस इज क्रिया जोशी एंड मैं हूं बोलेरो ब्रांड पंडित के स्टूडियो पे। ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, ताकि और लोगों को भी पता चले कि टेक्सटाइल के साथ साथ सामाजिक लेवल पे अरुण जी क्या कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।